अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ 2013 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 23। The more energetic molecules in a liquid may escape from its top surface. What is this process called? तो अगर हम किसी लिक्विड को हीट नहीं कर रहे और उसमें से मॉलिक्यूल एस्केप हो रहे हैं तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ बॉल फ्लोटिंग इन अ टैंक ऑफ वाटर। व्हिच डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ बॉल एज द वेव पासेस। तो एक टैंक है, उसमें ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वाटर में। जब बॉल में से वेव पास होंगी तो बॉल एक मीडियम का रोल अदा करेगा और we know that transfer wave में जो मीडियम है वो मीन पोजीशन से अप एंड डाउनवर्ड मूव करता है। तो डी पार्ट करेक्ट होगा जिसमें बॉल मीन पोजीशन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। A ray of red light from a laser passes into a semicircular glass block. What is shown HM? एम पर रिफ्रैक्शन हो रही है क्योंकि वेव जो है वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में एंटर हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई है, तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 45 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.8. व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ब्लॉक। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हमने एंगल फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू होता है साइन i ओवर साइन r। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हम आंसर को इजीली फाइंड कर लेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.8। साइन आई इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमें बता दी गई है 45 डिग्री। और साइन आर हमने कैलकुलेट करना है। तो साइन आर इक्वल टू आ जाएगा साइन 45 जो कि होता है 0.7070 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.8। दोनों को डिवाइड करेंगे और साइन इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल 23.1 डिग्री। तो 23 एग्जैक्ट आंसर होगा ए। MCQs 25 देखते हैं। Two campers are woken up in the middle of a night by a thunderstorm. Their tent is lit up by a flash of lightning and they hear the thunderclap 5 seconds later. The speed of sound is 340 meters per second. How far away from the tent is the lightning? तो हमने ये फाइंड करना है कि टेंट कितनी दूर है, टेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टेंट से आने वाले साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है और वो हमें 5 सेकंड के बाद सुनाई दी है। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू होता है vt। s यहाँ पर डिस्टेंस है, v यहाँ पर स्पीड है, t यहाँ पर टाइम है। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज को पुट करते हैं। v की वैल्यू हमारे पास 340 है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1700। तो सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 26 कहते हैं। The sound produced by two musical instruments are directed toward a microphone connected to a oscilloscope. The waveforms produced on the screen are shown. The waveforms show that the sound produced have a different property. What is the property? तो यहाँ पर देखिए दोनों वेव की वेव लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन इनकी शेप डिफरेंट है, मीन क्वालिटी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, नो। स्पीड नो। क्वालिटी यस, टेम्पर क्वालिटी डिफरेंट है। तो सी पार्ट करेक्ट होगा।
MCQs 27 देखते हैं, which material is best for magnetic screening। तो we know that आयरन जो है वो बेस्ट है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जो मैग्नेटिक स्क्रीन को सपोर्ट करती है। MCQs 28 देखते हैं, an ammeter is used to measure the current in 300 ohm resistor। The ammeter is shown below। What is the potential difference across the resistor? तो एमीटर पर रीडिंग शो की जा रही है 6 मिली एम्पेयर। तो करंट हमारे पास 6 मिली एम्पेयर है। रेजिस्टेंस हमारे पास 300 ओम है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो we know that according to Ohm's law V is equal to है IR। वैल्यूज को पुट करते हैं। I की वैल्यू हमारे पास 6 मिली है, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और रेजिस्टेंस हमारे पास 300 है। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 1.8 वोल्ट। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 29 देखते हैं, the diagram shows a circuit in which all the switches are open. Which switch positions give a resistance of 6 ohm between X and Y? तो X and Y में हमने स्विच को इस तरह ऑन करना है कि रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम है। तो पहले अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए 3 और 4.5 का, तो ये सीरीज में लगी हुई है रेजिस्टेंस। अगर मैं स्विच S2 को क्लोज कर दूं यहां से, तो ये सीरीज में ऐड हो जाएंगी। 4.5 प्लस 3 7.5 हो जाएगा, 6 नहीं आती। इट्स मीन S2 ऑन करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं S1 एंड S2 का। अगर मैं दोनों स्विचेस को क्लोज कर दूं, तो क्लोज करने से ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह फाइंड करेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 + 1/3 यानी कि 2/3। ये आंसर आया है हमारे पास 1/R का। ये 1/R है। अगर हमने R कैलकुलेट करना है यानी टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों की, तो उसके लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों वैल्यूज को उल्टा देंगे। 3 जो है वो नोमिनेटर में चला जाएगा और 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.5 ओम। तो अब अगर हम S1 S2 को कंबाइन कर दे, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस कंबाइन होकर कितनी आ रही है 1.5, और ये 1.5 जब 4.5 में ऐड होगी तो आ जाएगा 6। इट्स मीन हमें S3 को ऑन नहीं करना, यानी कि S3 को यहाँ क्लोज नहीं करना। अगर इसको क्लोज कर देंगे तो करंट जो है इस रेजिस्टेंस से पास होने के बजाय इस स्विच के थ्रू पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है। तो हम इस स्विच को ओपन रहने देंगे ताकि करंट जो है वो इसी रेजिस्टर के थ्रू पास हो, और हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। तो मीन S1 और S2 को क्लोज करेंगे और S3 को ओपन रहने देंगे। S1 क्लोज, S2 क्लोज एंड S3 ओपन। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 30 देखते हैं, which is the current voltage graph of a filament lamp। तो we know that filament lamp में करंट जो है वो पहले इंक्रीज होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ हो रहा है करंट। फर्स्ट ग्राफ में करंट पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट ही करेक्ट है। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में करंट जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो फिलामेंट में ऐसा नहीं होता। सी पार्ट में करंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो फिलामेंट में करंट इंक्रीज नहीं होता कंटिन्यूअसली। डी पार्ट में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता कि करंट डिक्रीज हो जाए। करंट कांस्टेंट हो जाता है लेकिन डिक्रीज नहीं होता, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस लेक्चर के अकॉर्डिंग किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमसे थ्रू सोशल मीडिया भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।